एपिसोड 267। मुझे शुबा हो रहा था कि वो डॉक्टर की बहन थी भी या गुप्ता ने उसे मुंह बोली बहन बनाया हुआ है। मैंने हिचकिचाते हुए सवाल पूछा तो हंस पड़ी। सब यही समझते हैं, लेकिन मैं शोकिया और सुभाष की इकलौती बहन हूँ। उनसे पूरे 15 और 13 बरस छोटी। वो पिताजी पर गए हैं, मैं माता जी पर हूँ। अभी कुछ चाहिए? मैंने मौके से फायदा उठाया। हाँ, अगर कॉफी मिल जाए तो। खाने के अलावा भी जो आप देंगी उसकी भी अदायगी होगी। वो खुश हो गई। ओके, मैं भेजती हूँ। मैं कमरे में आया तो राज और आयकन ऊँग रहे थे, हालांकि वो सारी रात सोए हुए थे। शायद भारी नाश्ता करके उन्हें ऊँग आ गई थी। अभी तक आयकन ने मुझसे नहीं कहा था कि उसे जाना है और उसके घर वाले परेशान हो रहे होंगे। अचानक उसकी जैकेट से मोबाइल की बेल बजी। उसने मोबाइल निकाला। 1 मिनट, कॉल रिसीव मत करना। किसकी कॉल है? मैंने जल्दी से कहा। मेरी बीवी की कॉल है। ओके, उसे बताओ कि तुम सयाहों के साथ हो और कुछ दिन में वापस आओगे। वक्त का नहीं बता सकते। उसने सर हिलाकर कॉल रिसीव की और नॉर्मल अंदाज में जो कुछ मैंने कहा था अपनी बीवी से कह दिया, लेकिन उसका अंदाज मुनासिब था, इसलिए उसकी बीवी को शक नहीं हुआ कि वो किसी मुश्किल में है। मुझे ख्याल नहीं आया कि उसके पास मोबाइल हो सकता है। जब उसने अपनी बीवी से बात कर ली तो मैंने उससे मोबाइल लेकर ऑफ करके अपने पास रख लिया। गाड़ी की चाबियां पहले से मेरे पास थी। राज के पास कुछ नहीं था, फिर भी मैंने एहतियातन उसकी तलाशी ली। उसके बाद मैंने बीतू से पूछा, तकलीफ में कमी हुई है? अभी बेहतर है, आप सो जाओ। कॉफी मंगवाई है, वो पीकर सोऊंगा। प्रवीण कॉफी का मग ले आया था। ये सलीके से छोटी ट्रे में और ढका हुआ कप था। हम खुशकिस्मत थे कि एक घर में अच्छे होटल वाली सहूलतें हासिल कर रहे थे और यहाँ हमसे पूछने वाला भी कोई ना था। सीता देवी सादा मिजाज औरत थी। उसने सूरत देखकर मुझ पर एतबार कर लिया था और सिर्फ कुंडी के सहारे खुद को महफूज समझ रही थी। कॉफी पीकर मैं लेट गया और सोने से पहले बीतू से बोला, ठीक 4 बजे मुझे जगा देना। दरमियान में तुम्हें दवा भी लेनी है। शोभी, अब खाना कब मिलेगा? शाम में। इस दौरान में कमरे से बाहर मत जाना और कोई इमरजेंसी हो तो मुझे फौरन उठा देना। आप फिक्र मत करो। गुज़िश्ता 36 घंटे से ज्यादा वक्त में मुझे मुश्किल से 2-2.5 घंटे सोने का मौका मिला था, मगर परेशानी की वजह से नींद हावी नहीं हो पा रही थी। इस वक्त भी सोने में कुछ टाइम लगा, मगर ये मधोश और बेख्वाब नींद थी। 4:30 बजे मुझे बीतू ने उठा दिया। मैंने अंगड़ाई ली। 6 घंटे की नींद ने मुझे ताजा दम कर दिया था। मैंने उठते हुए पूछा, कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, हमने दवा ले लिया है। दर्द बढ़ गया था पर अब ठीक है। मैं उठकर बाहर आया और दरवाजा बजाया। एक छोटी बच्ची ने दरवाजा खोला और मासूमियत से बोली, जी अंकल। बेटा, अपनी मम्मी से कहो कि हमें चाय चाहिए। मैं वॉशरूम में आया। अभी दिन था और मौसम इतना सर्द नहीं था, लेकिन पानी खासा सर्द था। इसके बावजूद मैंने जी कड़ा करके गुस्ल कर लिया। दरिया की रेत अब तक जिस्म से चिपकी महसूस हो रही थी। नहाकर मैं ताजा दम हो गया था। कपड़े साफ सुथरे थे। मैं वापस आया तो बीतू ने हसरत से मुझे देखा। आप मजे से नहा लिया, हम अभी नहा भी नहीं सकता। हाँ, जब तक जख्म ठीक नहीं हो जाता तुम नहीं नहा सकते। वॉशरूम जाना है किसी ने? आयकन और राज दोनों ने जाना था। मैं बारी बारी उन्हें ले गया। इस दौरान में चाय आ गई। ये सुबह की तरह गर्म रखने वाली केतली में और दूध और शक्कर अलग से थी। चाय की पत्ती भी आला दर्जे की थी। बीदू ने गुस्ल तो नहीं किया था, लेकिन तकरीबन नहा लिया था। वो भी आया तो तकलीफ के बावजूद खुश था। शोभी, मजा आ गया। पानी ठंडा पर मजे का है। हमको याद आ गया, बचपन में माहू को पकड़कर नहलाता था। हम भागता था, नहीं नहाता था। आप खुशकिस्मत है शोभी। आपका माँ बाप, बहन भाई सब आपके पास है, आपसे मोहब्बत करता है। हमारा सब लोग भगवान के पास चला गया। ये सब ऊपर वाले की मर्जी है, पर वो तुमसे मोहब्बत करते होंगे और अब तुम हमारे साथ हो। क्या तुमको हम लोगों की मोहब्बत पर शक है? सफीर तुमसे कितना लड़ता है, तुम्हें तंग करता है, लेकिन जब मैंने उसे बताया कि तुम जख्मी हो तो वो बेकरार हो गया था। तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन तुम सो रहे थे। बीतू का चेहरा चमकने लगा। हम जानता है, आप सब हमसे बहुत मोहब्बत करता है। हमको पता है आपका हवेली के जनाने में कोई बाहर का मर्द नहीं जा सकता, पर हम बाबा से छुपकर वहां घुसा रहता था। बाबा भी मना नहीं करता था, पर हमको अच्छा नहीं लगता था और कोई मना नहीं करता था। माँ जी भी हमको बहुत प्यार किया, हमको अपना बेटा बना लिया। सवेरा और शम्मी दीदी ने हमसे कहा कि शोभी जब वापस हवेली आएगा तो हम आपके साथ होगा। हाँ, तुम मेरे साथ होगे। बाकी सब मेरे साथ ही हैं, लेकिन तुम मेरे वजूद का एक हिस्सा हो। सफीर भाई बोलता है कि हम आपका दस्ते नाराज थे। मैं हंस पड़ा, हालांकि वो नालायक खुद ऐसा है। तुम मेरे करामत बाजू हो। बीतू बहुत सादा दिल इंसान था। वो इस ख्याल से खुश हो गया कि अब सारी उम्र मेरे साथ रहेगा। वो सारा दिन जागता रहा। उसे थकन भी हो रही थी, फिर उसे आने वाली रात में भी जागना था, इसलिए वो सो गया। प्रवीण चाय के बर्तन लेने आया तो मैंने कहा, बेटा, अपनी मम्मी से कहो कि डॉक्टर गुप्ता को बुला ले, मेरे साथी की पट्टी चेंज करनी है। मुझे शुबा हुआ था कि बीतू ने बेहतियाती से काम लिया था और पानी का असर जख्म तक ना गया हो, इसलिए मैं 24 घंटे से पहले पट्टी चेंज कराना चाहता था। प्रवीण ने कुछ देर के बाद आकर कहा, अंकल, शोकिया मामू 7 बजे आएंगे। ये भी अच्छा था। बीतू इतनी देर सो लेता और उसके बाद खाना खाकर दोबारा सो जाता।
ये भी अच्छा था, बीतू इतनी देर सो लेता और फिर उसके बाद खाना खाकर दोबारा सो जाता। मैं उसे 2-3 बजे उठाकर खुद सो सकता था। अभी तक मैंने सोचा नहीं था कि मुझे क्या करना है। मैं चाहता था कि बीतू इस काबिल हो जाए कि भाग दौड़ कर सके। इसमें से कम 3 दिन लगते। यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन यहाँ से निकलकर कहाँ जाते? अगर शिमला की तरफ जाते तो इम्कान था भारतीय एजेंसियां सबसे ज्यादा सरगर्म वहीं होंगी। ये तो भेड़ियों के भट्ट में जाने के मुतरादिफ होता, इसलिए बेहतर यही था कि जब तक हमें यहाँ कोई मसला ना हो हम यहीं रुके। डॉक्टर और उसकी बहन अपने काम से काम रखने वाले लोग थे। 7 बजे डॉक्टर आ गया। उसने बीतू को जगाकर उसके जख्म की दूसरी ड्रेसिंग शुरू की। तवक्को के बरखिलाफ उसका जख्म बहुत बेहतर हालत में था। वो खुश्क हो रहा था और उसका मुंह भी छोटा हो गया था। डॉक्टर ने सफाई की जरूरत महसूस नहीं की। उसने पाउडर छिड़ककर ऊपर से रुई रखकर दूसरी पट्टी रखकर उसे टेप से चिपका दिया। एहतियातन उसने बीतू को एक और एंटीबायोटिक इंजेक्शन दे दिया। इससे जख्म जल्दी भरेगा। तुम लोगों को यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं, बल्कि बहुत आराम है। मुझे शर्मिंदगी होती है। सीता देवी हमारा ज्यादा ही ख्याल रख रही है। वो अच्छी औरत है, पर किस्मत खराब है। अभी जवान है, खूबसूरत है, दूसरा पति मिल जाएगा, पर मानती नहीं। उसे अपने स्वर्गवासी पति से बहुत मोहब्बत जो होगी। इस बात पर गुप्ता का चेहरा अजीब सा हुआ, मगर सिर्फ 1-2 लम्हे के लिए। फिर वो नॉर्मल हो गया और सारे लाता उठ खड़ा हुआ। कोई बात कहनी है? नहीं, डिनर का मैंने सुबह ही कह दिया था। उस शाम बादल आ गए थे और कुछ सर्द हवा भी चल रही थी। कभी कभी फुहार सी पड़ती थी। उससे मौसम और सर्द हो गया था। 8 बजे खाना आ गया। खाने के बाद चाय पीकर सब कंबलों में घुस गए। 9 बजे बारिश शुरू हो गई थी। वो तेज नहीं थी, लेकिन एक मुस्तकिल रफ्तार से हो रही थी। बीतू दवा लेकर फिर सो गया था। राज और आइकन भी सो रहे थे या कंबलों में दुबके लेटे थे। इंजेक्शन ने उन्हें बंदा बेदाम बना दिया था। गर्म कंबल में लेटे रहने की वजह से मुझे भी ऊंघ आने लगी थी। कभी कभी नींद का झोंका आता, लेकिन फिर मैं चौंक जाता। ऐसे एक बार चौंका तो मैं समझा कि शायद मैं ऐसे ही चौंका हूं, मगर फौरन ही किसी गाड़ी का इंजन जोर से गुर्राया, जैसे बंद करने से पहले इंजन को रेस दी जाती है। फिर इंजन बंद हो गया। मैं चौंकिन्ना होकर उठा और सामने वाली खिड़की से पर्दा हटाकर बाहर देखा। रात के 12 बज रहे थे। कॉटेज के ड्राइववे के सामने एक बड़ी सी जीप रुकी थी। फिर उससे एक शख्स उतरकर अंदर आया। उसने हाथ अंदर डालकर गेट की कुंडी खोली और बिला तकल्लुफ अंदर आ गया। जागने के बाद मैंने खतरा महसूस किया था। मुझे ख्याल आया कि मेरी बू सूंघने वाले कुत्ते बिला आखिर यहाँ तक आ गए, मगर हवास बहाल होने और एक शख्स के यूं बेतकल्लुफाना अंदर आने से मुझे अपना ख्याल गलत लगा। इसके बावजूद मैंने पिस्तौल निकाल लिया। बीतू को हिलाया तो वो जाग गया। बाहर कोई है, ये कहकर मैंने कमरे की लाइट ऑफ कर दी। कमरे में 3 छोटे एनर्जी सेवर जलते थे। रात को उनमें से 2 ऑफ कर दिए जाते तो तीसरा नाइट बल्ब बन जाता। मैंने उसे भी ऑफ किया और अब कमरे में अंधेरा था। सिर्फ बरामदे में जलने वाली लाइट की हल्की सी रोशनी पर्दे से झलक कर अंदर आ रही थी। आने वाला लकड़ी की सीढ़ियां चढ़ता और अमलन उन्हें बजाता बरामदे में आया। उसने सीता देवी के दरवाजे की कॉल बेल बजाई। मैंने उठकर अपना तकिया और कंबल दरवाजे के सामने से हटाया और आहिस्ता से दरवाजा खोल दिया। घर के अंदर जाने वाला दरवाजा मुश्किल से 5 फुट के फासले पर था। मुझे तजस्सुस था कि आने वाला कौन था और इतनी रात गई यहाँ क्यों आया था। सीता ने दरवाजा खोले बगैर पूछा, कौन है? तेरा पति। आने वाले ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। वो नशे में लग रहा था। दरवाजा खोल। अरुण, तू यहाँ क्यों आया है? अब मेरा तेरा कोई संबंध नहीं है। सीता की बरहम आवाज आई। संबंध तो है, ये 2 बच्चे तू अपने मैके से लाई थी। दरवाजा खोल। तू मुझे तलाक दे चुका है, अब चला जा यहाँ से, इससे पहले कि मैं पुलिस को कॉल करूं। सीता की आवाज तेज हो गई। अरुण हंस पड़ा। कर दे, तू जानती है यहाँ की पुलिस मेरा नाम सुनते ही फोन रख देगी। वो मेरे कुत्ते हैं, मेरा खाते हैं, मुझ पर कैसे भौंक सकते हैं? सीता को चुप लग गई। यह इंकशाफ था। वो बेवा नहीं मुतल्लिका थी और उसका साबिक शौहर अरुण बदमाश किस्म की कोई चीज था। अब मेरी समझ में आया कि सीता के शौहर के जिक्र पर डॉक्टर का चेहरा मुतगय्यर क्यों हुआ था। कुछ देर बाद सीता की आवाज आई। तू चाहता क्या है? बच्चों को देखूंगा, तुझसे कुछ प्यार भरी बातें करूंगा और चला जाऊंगा। अरुण के लहजे में खबासत झलक रही थी। तेरा मेरा कोई नाता नहीं है। प्यार की बातें उन कुतियाओं से कर जिनके पास तू उस वक्त घुसा रहता था जब मैं तेरी बीवी थी। बच्चों से मिलना हो तो सुबह आना, दिन की रोशनी में। तू अच्छी तरह जानता है मैं शरीफ औरत हूं। उसने दरवाजे पर लात मारी। दरवाजा खोल वरना। आगे की बात नाकाबिले बयान थी। मेरी रगों में खून की गर्दिश तेज हो गई, मगर मैंने कोई हरकत नहीं की। अरुण, चला जा यहाँ से, चला जा, मेरा तुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। सीता रोने लगी। जवाब में अरुण ने दरवाजे पर मजीद चंद ठोकरें मारी और बकवास की। मुझे लगा कि अब मेरी बर्दाश्त की हद जवाब दे जाएगी और मैं बाहर निकलकर उस घटिया शख्स को मारूंगा, मगर ऐसी नौबत आने से पहले ही वो बकता झकता वहां से दफा हो गया। जाने से पहले उसने जानबूझकर जीप का हॉर्न जोर से बजाया। शायद सीता दरवाजे से लगी खड़ी थी क्योंकि उसकी हल्की हल्की सिसकियां सुनाई दे रही थी। मैंने आहिस्तगी से दरवाजा बंद कर दिया। फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरा चेहरा, जो दरवाजे के खुले हिस्से से टिका हुआ था, बर्फ हो रहा था। तकिया और कंबल ठीक करके मैंने बीतू से सोने का कहा तो वो बोला, इसका आदमी कितना खराब है। हमारा जी चाह रहा था
बाहर निकलकर उसका जुबान खींच ले। अगर वो 1-2 मिनट और ना जाता तो मैं उसके साथ यही करता। इतनी अच्छी औरत और किस्मत देखो, उससे शादी करके इसने गलती किया, पर अच्छा किया जो तलाक ले लिया। मुझे प्यास लग रही थी, मैंने पानी पिया। सीता ने 2 लीटर की बोतल और ग्लास भिजवा दिया था ताकि हमें पानी का मसला ना हो। 3 बजे बीतू को जगाकर मैंने उसको दवा दी और फिर सो गया। रात के खाने के बर्तनों के साथ ही अगले 24 घंटे का किराया और सुबह नाश्ते की रकम दे दी थी। सुबह 8:30 बजे बीतू ने उठाया। शोभी, सीता देवी आपको बुलाता है। प्रवीण आया था। मैं जूते पहनकर उसके साथ गया। मेरा ख्याल था सीता बाहर होगी, मगर वो दरवाजे के अंदर थी। उसने मुझे अंदर बुलाया। उसने शाल लपेट रखी थी। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। मुझे लगा उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसने तस्दीक भी कर दी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आप लोगों के लिए नाश्ता नहीं बना सकूंगी। कोई बात नहीं, हम बाहर से मंगवा लेते हैं। क्या आपका बेटा ला देगा? हाँ, उसने बमुश्किल कहा। उसकी आंखें बंद हुई जा रही थी। अचानक वो लहराई और इससे पहले कि वो गिरती मैंने उसे थाम लिया। सीता देवी, मैंने आहिस्ता से कहा, मगर वो मुकम्मल तौर पर बेहोश हो गई थी। उसका बदन जल रहा था। मैंने उसे बाजुओं में उठाया और प्रवीण से पूछा, बेटा, आपकी मामा की तबीयत खराब है, इनका रूम कहाँ है? वो माँ की हालत देखकर परेशान था। ऊपर है, मुझे दिखाओ। मैं उसकी रहनुमाई में सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आया। सीता देखने में मुनासिब जिसामत की लगती थी, लेकिन उसका वजन इतना ज्यादा नहीं था। उसका बेडरूम खूबसूरती से आरास्ता था। बेड डबल था, फर्श पर कालीन बिछा था। एक तरफ शीशम की ड्रेसिंग और अलमारी थी। मैंने उसे बेड पर लेटाया और उसके हाथ पांव सीधे करके नब्ज चेक की। नब्ज सुस्त मगर खतरे की बात नहीं थी। उसने यकीनन रात वाले वाकये की टेंशन ली थी और उसकी तबीयत खराब हो गई थी। प्रवीण ने अपने मामू को कॉल कर दी थी। क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि वापस चला जाऊं। प्रवीण को माँ का ख्याल रखने का कहकर मैं नीचे आया और दरवाजे से बाहर निकला तो ठिठक गया। सामने अरुण मौजूद था। वो गोरे चिट्टे रंग का मगर मकरू सूरत शख्स था। मुमकिन है उसके करतूत इतने सयाह न होते तो वो खूबसूरत लगता। उसने चुपती हुई नजरों से मुझे देखा। तुम कौन हो और अंदर क्या कर रहे थे? मैं यहाँ पेइंग गेस्ट हूँ, नाश्ते का कहने गया था, मगर बच्चे ने बताया कि सीता देवी की तबीयत खराब है। अच्छा, तबीयत खराब है? रात ऐसा क्या किया? उसने मायने खेज अंदाज में कहा। तुम कौन हो? मुझसे फजूल बातें क्यों कर रहे हो, जबकि मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। मैंने किसी कदर सख्त लहजे में कहा। बेहतर है कि मुझे जान लो, मैं अरुण कुमार हूँ। एक और कुमार? मैंने ज़ेरे लब कहा और किसी कदर तंज़िया अंदाज में पूछा। सचमुच के कुमार हो या बने हुए हो? वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आया और मेरे करीब आकर उचकने की कोशिश की। उसका कद मुझसे 4 इंच कम था, इसलिए कोशिश के बावजूद वो मेरे चेहरे के सामने ना आ सका। मेरा नाम पैदाइश से अरुण कुमार है। ओके मिस्टर कुमार, अगर तुम यहाँ रिहाइश के इरादे से आए हो तो यहाँ का वाहिद कमरा मैं ले चुका हूँ। कमरा? ये पूरा घर मेरा है, मैं सीता का पति हूँ। रियली? पर मैंने तो सुना कि तुम मर चुके हो। आई मीन सीता देवी बेवा है। तो उसका शौहर मर चुका है? उसने बकवास की है, हर एक से झूठ बोलती है। किसी से कहती बेवा है और किसी को तलाक का बताती है। ये तुम्हारा और उसका पर्सनल मैटर है। मैंने डॉक्टर गुप्ता को अंदर आते देखकर कहा। दर हकीकत में इसीलिए उस घटिया आदमी से बातों में उलझा हुआ था कि डॉक्टर आ जाए, वरना ये अंदर घुस जाता और ना जाने वो किस इरादे से आया था। डॉक्टर उसे देखकर तेजी से आगे आया और नफरत से बोला, तुम अब यहाँ क्यों आया है? ये घर है मेरा। मुझसे भी इसने यही कहा डॉक्टर, सीता देवी की तबीयत ठीक नहीं है, वो शायद बेहोश हो गई है। तुमसे मैं बाद में बात करता है। डॉक्टर तेजी से अंदर चला गया। जाते हुए वो दरवाज़ा भी अंदर से बंद कर गया क्योंकि अरुण ने खोलने की कोशिश की तो नाकाम रहा। मैं मुस्कुराते हुए अपने कमरे में आ गया। पीछे से मैंने अरुण को दबी जुबान में गालियां देते सुना। वो सब सरापा इंतजार थे, मेरे नहीं नाश्ते के, क्योंकि रात का खाना हजम हो चुका था। फिलहाल सब्र करो क्योंकि सीता देवी की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर गुप्ता से देखने आया है, वो ठीक होगी तो प्रवीण हमें बाहर से नाश्ता ला देगा। बीतू का मुंह अटक गया। बाहर का नाश्ता मतलब डबल रोटी और मक्खन? हलवा पूरी में मिल सकती है, बहुत दिन हो गए खाए हुए। मैंने उसे तसल्ली दी। कुछ देर उनके साथ वक्त गुजारी करके मैं बाहर आया। अरुण जा चुका था। घर वाला दरवाजा खुला और प्रवीण बाहर आया। बेटा, अब आपकी मामा की तबीयत कैसी है? वो ठीक है, मामू ने इंजेक्शन लगाया था, मामा होश में आ गई हैं। उन्होंने कहा है कि आपके लिए नाश्ता लेकर आऊं, मुझे पैसे भी दिए हैं। उसने 500 का नोट दिखाया। आप बताएं क्या क्या लाऊं? यहाँ शहद वाला केक और हलवा पूरी भाजी मिलती है? हाँ, बहुत अच्छी मिलती है। बस तो 40 पूरियां ले लेना, अगर हलवा अलग से मिलता हो तो ले लेना, और शहद वाले केक ले आना। तादाद तुम खुद देख लेना। और चाय कॉफ़ी का क्या होगा? चाय मैं बनाऊंगा, मामा ने मुझे बनानी सिखाई है, कॉफ़ी नहीं आती। ठीक है, चाय चलेगी, अब फटाफट ले आओ। वो चला गया तो मैं बरामदे में बिछी कुर्सी पर बैठ गया। यहाँ 4 कुर्सियाँ और एक मेज़ का सेट रखा था। अंदर से भी मकान बहुत अच्छा और आला दर्जे के फर्नीचर से आरास्ता था। मुझे लगा अरुण कुमार मकान की मिल्कियत के बारे में ठीक कह रहा था। अगर मकान सीता के नाम पर था भी तब भी उसी ने बनाया होगा। डॉक्टर और उसके भाई की इतनी औकात नहीं लग रही थी कि वो बहन को जहेज में इतना शानदार मकान दे सकते।
अलहदगी की वजह तो रात को ही सामने आ गई थी। अरुण एक औबाश और बदफितरत शख्स था। कुछ देर के बाद डॉक्टर गुप्ता अंदर से बरामद हुआ और मेरे पास आया। थैंक यू, तुमने सीता का मदद किया। मुझे भी बताया उसने और प्रवीण ने। ये कोई खास बात नहीं है, ये शख्स रात को भी यहाँ आया था और नशे में धुत था। अरुण, इसने सीता का जीवन बर्बाद कर दिया। अपन और सुभाष ने बहुत समझाया पर सीता मानता नहीं। उस पर अरुण का भूत सवार था। यू मीन लव मैरिज? हाँ, वो दिल्ली में पढ़ती थी, उधर ही रही सारी उम्र, अपनी मौसी के पास। फिर मौसी का देहांत हुआ तो इधर आ गया। इधर आकर इसका मुलाकात अरुण से हुआ। बहुत चालाक आदमी था वो। सीता बिल्कुल सीधा था, एकदम बुद्धू। शहर में रहा पर जरा भी चालाक नहीं था। इसने अरुण से शादी बनाया और फिर पछताया। डिवोर्स कब हुई? अभी साल पहले, अदालत से लिया। ये मकान और खर्च पे मिला पर अरुण ने खर्च बंद कर दिया और अब तंग करता है। क्यों? बस बिला वजह यहाँ आता है। सीता और बच्चों से मिलने का कोशिश करता है। कोर्ट उसे दूर रहने का बोला पर यह आ जाता है। यह मकान उसी ने सीता को दिया था? हाँ, अदालत के ऑर्डर से सीता और बच्चों को मिला, वरना उस हरामी ने कुछ नहीं दिया। डॉक्टर की बातों से लग रहा था कि वो लोग अरुण से डरते थे, वो उसे रोकने की ताकत नहीं रखते थे। तुम लोग कोर्ट में क्यों नहीं जाते? सीता तैयार नहीं है। अरुण ने धमकी दी है कि अगर वो कोर्ट गई तो वो बच्चे किडनैप करके ले जाएगा। वो बहुत डरी हुई है। मुझे सीता और उसके बच्चों से हमदर्दी थी, लेकिन मैं उनके लिए अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकता था। यह जगह फिलहाल पुरसकून पनाह का साबित हो रही थी और मैं चाहता था कि बीतू का जख्म मुनासिब हद तक भरने तक हम यहीं रहें। अब इस पुरसकून जगह अरुण कुमार नामी शैतान आ गया था। मैं डॉक्टर से बात कर ही रहा था कि प्रवीण नाश्ते का सामान उठाकर लाया। अंकल, मैं भी सब ट्रॉली में रख कर लाता हूँ। बेटा, आप अकेले सब कर लोगे? वो 10 साल का बच्चा था। जी अंकल, मैं कर लूँगा। मैं भी आपके साथ काम करता हूँ। मैंने डॉक्टर की तरफ देखा। अगर तुम्हें या सीता को एतराज़ ना हो तो। नहीं नहीं, तुम अच्छा आदमी है, तुम अंदर भी जा सकता है। वो खड़ा हो गया। अब मैं जाता है, क्लिनिक का समय हो गया है। मैं प्रवीण के साथ किचन में आया। ये जदीद अमेरिकन तर्ज का किचन था। मैंने चाय का पानी चढ़ाया और प्रवीण हलवा पूरी हॉट पॉट में रखने लगा। भाजी और चने का सालन उसने डोंगों में निकाला, हनी केक ट्रे में रखे और फिर सारा सामान ट्रॉली में रखा। बीतू और बाकी दोनों भी भूख से बेताब थे। मैंने प्रवीण से कहा, ये आप ले जाओ, जब तक चाय तैयार होती है मुझे केतली दे दो। उसने केतली दी और ट्रॉली लेकर चला गया। चाय तैयार हुई तो मैंने उसे केतली में डाला। मिल्क और शुगर पॉट मौजूद थे। सारा सामान ट्रे में रखकर मैं जाने को तैयार हुआ ही था कि ऊपर से सीता नमूदार हो गई। वो मुझे देखकर चौंकी। अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? सॉरी, आपकी इजाज़त के बगैर आपका किचन इस्तेमाल किया। मैं इसकी बात नहीं करी, आप चाय खुद क्यों बना रहे हैं? प्रवीण बच्चा है, मुझे अच्छा नहीं लगा कि सारा बोझ उस पर डाल दूँ। खास तौर से गर्म चाय हैंडल करना उसके लिए खतरनाक हो सकता था, इसलिए चाय मैंने खुद बना ली। सीता की हालत बेहतर थी, चेहरे की सुर्खी बहाल हो गई थी और वो चाको चौबंद नजर आ रही थी। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। अगर आप न होते तो बच्चे बहुत परेशान होते। ये मेरा फ़र्ज़ था। वैसे आपको भी रेस्ट करना चाहिए। नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बीपी लो हो गया था, भैया ने इंजेक्शन दिया तो अब ठीक है। लाइए मैं चाय ले चलूँ? मैं ले जाऊँगा, इजाज़त दीजिए, नाश्ता करना है। जी जी हाँ। मैं चाय लेकर आया तो वो तीनों आधा नाश्ता साफ कर चुके थे। मुझे बचे खुचे पर गुजारा करना पड़ा। पेट नहीं भरा था, बस गुजारा हो गया था। इस दौरान में आइकन और राज इंजेक्शन के असर से निकल आए थे और अब बीतू ने पिस्तौल की मदद से काबू किया हुआ था। राज पुरसकून था, लेकिन आइकन का तशवीश से बुरा हाल था। वो बार बार खौफजदा नजरों से बीतू के बराबर में रखे पिस्तौल को यूं देखता जैसे वो कोई जानदार चीज हो। नाश्ते के बाद चाय नौशी के दौरान उसने इल्तिजा की, साहब हमको जाने दो, मेरा बीवी बच्चा परेशान होगा। फिक्र मत करो, जाने देंगे। अभी हमें तुम्हारी ज़रूरत है। तुम्हें तुम्हारी खिदमत का पूरा पूरा मुआवजा भी दिया जाएगा। साहब, तुम हमको गोली तो नहीं मारोगे ना? मैंने बीतू को इशारा किया तो उसने पिस्तौल अपने लिबास में छुपा लिया। हम बिला वजह किसी को नुकसान पहुंचाने वाले लोग नहीं हैं। मैंने नरमी से कहा और राज की तरफ इशारा किया। ये मेरा बदतरीन दुश्मन है, लेकिन यह हमारे साथ जिंदा है। इससे पूछो मैंने कितनी बार इसकी जान बचाई है और कितनी बार मैं इसे मार सकता था लेकिन मारा नहीं। ये ठीक कह रहा है, तुम चिंता मत करो, तुमको कुछ नहीं होगा। राज ने सपाट लहजे में कहा। आइकन की मजीद तसल्ली के लिए मैंने उसे उसका मजीद 3 दिन का मुआवजा भी दे दिया। नोट पाकर वो खुश हो गया। नाश्ते के बाद प्रवीण बर्तन लेने आया तो उसने कहा, मामा आपको कॉफ़ी पर बुला रही हैं। मैंने सर हिलाया, मैं आधे घंटे में आता हूँ। प्रवीण के जाने के बाद बीतू मायने खिजी से मुस्कुरा दिया। मेहरबान लगता है आप पर सीता देवी। मैंने बीतू को बताया कि उसकी तबीयत खराब थी और इस हालत में मैंने उसकी मदद की तो वो उसी का शुक्रिया अदा करना चाह रही होगी। बीतू के जख्म को तकरीबन 38 घंटे गुजर गए थे और अब तकलीफ ऐसी नहीं थी कि उसे पेन किलर लेना पड़ती। मामूली तकलीफ थी जिसे वो बर्दाश्त करा था। ये अच्छी बात थी। इस तरह वो जल्दी आदी हो जाता क्योंकि जख्म मुकम्मल तौर पर भरने में हफ्ता 10 दिन लग सकते थे। राज होश में आ गया था। मैंने पूछा,
तुम्हें याद है गुज़िश्ता 2 दिन में क्या हुआ? सब याद है, बस उस वक्त मेरा जहन काबू में नहीं था। ये उस दवा का असर है ना जो तुम इंजेक्शन से देते हो? हाँ, मैं ना चाहते हुए भी तुम्हारी बात पर अमल करता रहा। राज, तुम जानते थे कि सादिया हमारे पास है? मैं बता तो चुका हूँ। तुमने ये भी कहा था कि तुम उसे मारने का फैसला कर चुके थे। हाँ, लेकिन दूसरे मामलात में उलझकर मुझे मौका नहीं मिला। वो तुम्हारी सगी बहन है? बहन थी, अब वो मेरे दुश्मनों के साथ है। यानी तुम्हें जब भी मौका मिलेगा तुम उसे कत्ल कर दोगे? मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, कम से कम इस वक्त तक मेरा यही ख्याल है, आगे का मुझे मालूम नहीं। तुमने अच्छा किया जो खुलकर बात कर ली, अब मैं ज़रा खुलकर बात करूँगा। बड़े कुंवर ने सादिया को पाकिस्तान से अगवा करा लिया है। वो चौंका, लेकिन क्यों? उसका इरादा साधना को छोड़ने का नहीं था। ये दुरुस्त है, उसने मुझे मजबूर करने के लिए काम किया है और 2 दिन पहले शाम के वक्त सादिया यहाँ पहुँच गई है। मैंने खुद उसे कंवर पैलेस के हेलीपैड पर उतरते देखा है। राज ज़रा बेचैन हो गया। तुम्हें यकीन है तो ठीक होगा, लेकिन तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं सादी को वापस ले जाना चाहता हूँ। तुम्हारे और सनकारी के तवस्सुत से बड़े कुंवर को इल्म हो गया है कि मैं वापस आ गया हूँ। मैंने कुछ नहीं बताया, मैं दवा के जेर असर था। फिर बड़े कुंवर ने डोरियां हिलाई और एजेंसी वाले मुझे उसके आदमियों के हवाले करने पर मजबूर हो गए। अलबत्ता सनकारी से उन्होंने तुम्हारे बारे में मालूम कर लिया होगा। राज, तुम जानते हो मैं दुश्मन को भी बेवजह सिर्फ अपने किसी जज्बे की तस्कीन के लिए मारने का कायल नहीं हूँ, लेकिन अब मुनाफिकाना अहिंसा का पुजारी भी नहीं हूँ। मुझे महसूस होगा कि अगर आइंदा तुम मेरे और मेरे साथियों के लिए खतरा बनोगे तो मैं मार दूंगा। अब तक मैं तुम्हें अपने साथ इसीलिए रखे हुए हूँ, कई बार तुम्हारी वजह से मेरी जान बची है। ये सब इसलिए कि शायद तुम कभी मेरे काम आ जाओ। अब तुम्हारे पास 4 घंटे का वक्त है, तुम सोच लो कि तुम किस तरह मेरी सहायता कर सकते हो और मुझे कायल कर लो, वरना दूसरी सूरत में तुम मुझे मार दोगे। राज ने खौफजदा लहजे में कहा। मेरे बजाय बीतू ने जवाब दिया। उसने पिस्तौल निकालकर उसे राज की तरफ किया और यूं निशाना लेने लगा जैसे फर्जी मशक कर रहा हो, मगर उसकी हरकत राज को समझाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा काफ़ी थी। तुम्हारे पास 4 घंटे का टाइम है, मैंने आहिस्ता से कहा। उन दोनों को इंजेक्शन ना देने की एक वजह यह भी थी कि मेरे पास एक ही सेट रह गया था। दूसरे इंजेक्शन भी थे, लेकिन डॉक्टर के मुताबिक वो ज़्यादा मौसर नहीं थे। इसलिए अब मैं कुछ वक्त गुजार कर ज़रूरत के वक्त उन्हें इंजेक्शन देता, तब तक ये गन पॉइंट पर भी रखे जा सकते थे। मैं जाने लगा तो आइकन बोला, साहब अगर आप इजाज़त और मोबाइल दो तो मैं अपनी बीवी को बता दूं। तुम बता चुके हो, वो इतनी जल्दी परेशान नहीं होगी। साहब वो प्रेग्नेंट है, थोड़ी देर बात करूंगा साहब, उसने इजाज़त से कहा। इस बार मैंने उसे मोबाइल दे दिया और ख़बरदार किया, उल्टी सीधी बात मत करना, वरना तुम्हारा बच्चा यतीम पैदा होगा। नहीं, हम नहीं करेगा। उसने अपनी बीवी को कॉल की, 2 मिनट बात की और इस दौरान में कोई मशकूक बात नहीं की। बात करके उसने मुझे मोबाइल वापस कर दिया। आपका बहुत शुक्रिया साहब। मैं बीतू को होशियार रहने का कहकर बाहर आया और कॉल बेल बजाई। 1 मिनट बाद सीता की बेटी ने दरवाज़ा खोला। वो बड़ी प्यारी बच्ची थी, नक्कुश में माँ पर थी और रंग बाप की तरह गोरा था। मैं अंदर आया तो सीता ऊपर से नीचे आ रही थी। वो मुझे किचन में ले आई। थैंक यू कि आपने मेरी दावत कबूल की। शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए, कॉफ़ी मुझे बहुत पसंद है। मैं जान गई हूँ। वो कॉफ़ी तैयार करने लगी। उसने मग मेरे सामने रखा और ख़ुद भी बैठ गई। आप अरुण से मिल चुके हैं और आपने देख लिया है कि वो मुझे कैसे तंग कर रहा है। जी, और मुझे अफसोस है कि आप मुश्किल में हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि इस अजाब से कैसे बचूं। अरुण यहाँ का ताकतवर और दौलतमंद शख्स है। उसके पास बदमाशों का एक टोला है। कस्बे के आम लोग उससे डरते हैं और पुलिस उसकी दौलत की वजह से उसके पीछे दो मिलाती है। मैं किसी से शिकायत भी नहीं कर सकती। मेरे भाई शरीफ लोग हैं, उनमें बदमाशों से लड़ने की सकत नहीं है। मेरा ख्याल है वो इस मकान के चक्कर में किसी तरह से आपसे वापस हासिल कर ले। उसने हैरत से मुझे देखा। बिल्कुल यही बात है, आपने कैसे जाना? जब आप बेहोश हुई थी और मैं आपको बेडरूम में पहुंचाकर वापस जा रहा था, तब उससे मेरा सामना हुआ था। उसकी बातों से मुझे यही अंदाजा हुआ। बिल्कुल यही बात है, उसके पास दौलत की कमी नहीं है। इसके बावजूद उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये मकान मेरे और बच्चों के पास रहे। वो कई बार मुझसे कह चुका है कि मैं मकान उसके हवाले कर दूं तो वो मेरा पीछा छोड़ देगा, लेकिन ये मकान मेरे बच्चों का मुस्तकबिल है। आपके बच्चों का मुस्तकबिल आप है और ये जगह ज़्यादा बड़ी नहीं है। आप चाहती हैं उनका मुस्तकबिल बने तो उन्हें यहाँ से ले जाएं और ये मकान सेल कर दें। मैं दिल्ली में रही हूँ, वहाँ मेरी मौसी थी। माताजी के मरने के बाद उन्होंने मेरी परवरिश की थी। फिर उनका भी देहांत हो गया तो मैं यहाँ आने पर मजबूर हुई और अरुण के चक्कर में पड़ गई। गलती इंसान से ही होती है। आप इस गलती को इस तरह ठीक कर सकती हैं कि वापस दिल्ली चली जाइए और वहाँ नए सिरे से ज़िंदगी का आगाज़ करें। आप पढ़ी लिखी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर रही थी जब मौसी का देहांत हुआ। मास्टर्स अधूरा छोड़कर मुझे यहाँ आना पड़ा। आप वापस जाकर अपनी तालीम मुकम्मल कर सकती हैं। दिल्ली बड़ा शहर है, वहाँ मौक़े ज़्यादा हैं। यहाँ तो आपको जॉब भी नहीं मिलेगी, पेइंग गेस्ट पे तो काम नहीं चलेगा। यही बात है, मेरे पास वाहिद चीज़ें मकान है। मैं इसे सेल करना चाहती हूँ, लेकिन अरुण के डर से कोई से ख़रीदने को तैयार नहीं है। आप किसी स्टेट वाले की मदद हासिल करें, वो बिकवा सकते हैं। उनको ज़्यादा कमीशन का लालच दें।
ये भी करके देख लिया पर कोई फायदा नहीं हुआ। कई ग्राहक आए और लेने को तैयार भी हो गए, मगर अरुण ने उन्हें भगा दिया। अब तो वो एक और चक्कर में है। ये कहते हुए सीता का रंग सुर्ख हो गया। उसने मुश्किल से कहा, वो मेरे चक्कर में है। मैंने अनजान बनकर कहा, लेकिन वो तो आपको तलाक दे चुका है। वो थर्ड क्लास आदमी है, उसके नज़दीक इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है। वो इज्जत बेइज्जती का मतलब ही नहीं समझता, सबको अपनी तरह समझता है। मैं अभी समझने की कोशिश कर रहा था कि सीता मुझे सब कुछ क्यों बता रही थी। क्या वो सिर्फ दिल की बात कर रही थी या फिर मुझसे किसी किस्म की मदद तलब कर रही थी। मैं क़ब्ल इस वक्त कोई तासुर देकर गलतफहमी पैदा नहीं करना चाहता था, इसलिए मुनासिब रद्दअमल देते हुए कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेता रहा। सीता के बच्चे प्रवीण और सुमिता स्कूल में पढ़ रहे थे। उसकी गुज़र औक़ात पेइंग गेस्ट और भाइयों की मदद से होती थी। वो खुद मुलाजमत करना चाहती थी, लेकिन यहाँ को मुलाजमत थी ही नहीं। उसने सोचा था कि नीचे के पूरे हिस्से को होटल में बदल दे, लेकिन इसके लिए अच्छी खासी रकम की ज़रूरत थी जो उसके पास नहीं थी। असल मसला अरुण कुमार था। वो चाहती थी कि किसी सूरत उससे निजात मिल जाए। उसने खुलकर नहीं कहा, लेकिन उसकी बातों से ऐसा तासुर आया जैसे वो अरुण से जान छुड़ाने में किसी की मदद चाहती हो, क्योंकि पुलिस अरुण की मुट्ठी में थी और दोबारा अदालत तक जाने के लिए वो तैयार नहीं थी। अरुण का दबाव भी था, मगर वो मकान भी छोड़ने के लिए तैयार ना थी। उसके मसले यही थे, इसलिए मैंने उसे ये मशवरा दिया था। जिस तरह उसने अपनी बात की थी, इसी तरह मैंने भी खुलकर कहे बगैर अपनी बात कह दी कि मैं खुद बहुत मुश्किल में था और उसी वजह से आर्जी तौर पर यहाँ रुका हुआ था। मैं किसी चक्कर में पड़ने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। सीता का चेहरा बुझ सा गया। मुझे उस पर तरस आया। ना जाने क्या बात थी जो उसने मुझसे मदद की तवक्को की थी। वो अच्छे मिजाज की औरत थी। अगर उसके किरदार में खराबी होती तो वरुण की बात मान ना लेती। इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता था कि वो किसी और नुक्ता नज़र से मुझसे बात कर रही थी। मैंने कहा, मैं और मेरे साथी शायद 1-2 दिन यहाँ रुकेंगे, फिर हमें जाना होगा। जब तक हम यहाँ हैं कोई आपको या आपके बच्चों को तंग नहीं कर सकेगा। इससे आगे का मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरी इस बात से उसके चेहरे पर किसी कदर इत्मीनान आया। मैं कॉफ़ी का शुक्रिया अदा करता हुआ खड़ा हो गया। मैं वापस आया तो बीतू ऊँग रहा था। वो रात से जाग रहा था, मगर ऊँगते हुए भी पूरी तरह होशियार था। मैंने कहा, तुम सो जाओ। बीतू ने मेरे मशवरे पर अमल किया और लेट कर कुछ ही देर में खराटे लेने लगा। दोपहर में वो कुछ देर के लिए उठा जब सीता ने स्वीट डिश भेजी थी, जो खूबानी सेब और शहतूत मिलाकर बनाई गई थी और बहुत मज़े की थी। प्रवीण ने बताया कि यह उसकी मामा की तरफ से थी, यानी इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। डिनर का मैंने मुलाकात में ही बता दिया था और रकम भी दे दी थी। लंच गोल करने का मकसद हमारी यहाँ मौजूदगी को कम से कम जाहिर करना था, मगर इसके बावजूद आमदोरफ्त कम नहीं हुई थी। कमरा बाहर की तरफ था और सड़क पर आते जाते लोग बासानी बरामदे तक देख सकते थे। मुझे ख्याल आया और मैंने सोचा कि अब सीता से मुलाकात हुई तो मैं उससे दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे तमाम कामों के लिए घर के अंदर खुलने वाला दरवाज़ा इस्तेमाल करें, बेशक सिर्फ मखसूस वक्त के लिए खोले और फिर बंद कर ले। मेरा मकसद था कि सामने की तरफ से आना जाना कम से कम हो। हम खुद दिन में सिर्फ 2 बार बाथरूम जाते थे, एक सुबह सवेरे और दूसरा सूरज गुरूब होने के बाद, और ये दोनों वक्त ऐसे थे जब सड़क पर और आसपास कम लोग नजर आते थे। प्रवीण शाम की चाय लाया तो मैंने उसके तवस्सुत से ये पैगाम सीता को भिजवा दिया। राजकुंवर सारा दिन खामोश पड़ा रहा था। चाय नोशी के दौरान उसने पहली बार जुबान खोली। शहबाज, तुम क्यों समय ज़ाया कर रहे हो? क्या तुम्हें अंदाज़ा नहीं तुम्हारे गिर्द खतरात घेरा तंग कर रहे हैं? मुझे अंदाज़ा है, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ रुकने पर मजबूर हूँ। इसकी वजह से? उसने बीतू की तरफ इशारा किया। यह वजह भी है, मैंने दोपहर में तुम्हें वक्त दिया था और उससे ज़्यादा ही वक्त गुजर गया है। उसने खुशकोटों पर जुबान फेरी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी सहायता कैसे करूं, क्योंकि मैं पैलेस की हद तक तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। वहां अब मेरा कोई वफादार नहीं रहा है। तब तुम मेरे लिए बेकार हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। तुम मदद नहीं कर सकते तो बेकार के बोझ हो। तुमसे छुटकारा हासिल कर लेना ही मुनासिब होगा। हम भी यही कह रहे हैं, इधर से निकलते से किसी खाई में डाल दो। बीतू ने मशवरा दिया। मेरा ख्याल ऐसे करना पड़ेगा। राज डर गया। उससे ज्यादा आइकन खौफजदा नजर आने लगा। वो गिड़गिड़ा कर बोला, साहब मेरा कोई कसूर नहीं है। तुमने हमारा साथ दिया है, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर तुमने हमारे बारे में जुबान खोली तो फिर हम तुम्हारे घर भी पहुंच सकते हैं। ये मुश्किल नहीं है। तुम्हारे ड्राइविंग लाइसेंस पर पता देख लिया मैंने। अगर तुम कहीं और रहते हो तब भी तुम्हें तलाश करना कोई मुश्किल काम नहीं है। हमें खुद नहीं आना पड़ेगा। सिर्फ चंद हजार खर्च करने होंगे और किराए के कातिल आकर तुम्हें तुम्हारे पूरे घर समेत जान से मार देंगे। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो गिड़गिड़ा कर बोला, बुद्धा का सौगंध, मैं किसी से कुछ नहीं कहेगा साहब। इसी में तुम्हारी आफियत है। शाम 7 बजे डॉक्टर गुप्ता खुद आ गया। उसने बीतू की पट्टी हटाई तो जख्म की हालत देखकर मुतमईन हो गया। मजीद ट्रीटमेंट का जरूरत नहीं है, बस ऊपर से पट्टी रखकर टेप करना होगा, जख्म को रगड़ ना लगे। दवा कब तक खानी है? अभी पूरा वीक खानी है। मैंने 3 दिन की दी थी, बाकी 4 दिन की और दे दो, और अब पेन किलर नहीं देना मेरे को। बीतू ने कहा, इसकी जरूरत भी नहीं है, जवान आदमी है, थोड़ा दर्द बर्दाश्त कर लेगा। डॉक्टर ने अपने बैग से एंटीबायोटिक कैप्सूल का एक पत्ता निकाल कर दे दिया। उसने कुछ खुश्क पट्टियां और मेडिको टेप का एक रोल भी दिया। मैंने वो रख लिया कि बाद में काम आएगा। मैंने डॉक्टर से जख्म साफ करने वाला महलूल और खुश्क करने वाला पाउडर भी लिया।
वो हैरान था कि मैं बिला वजह सब कुछ क्यों ले रहा हूँ, मगर उसने इनकार नहीं किया क्योंकि मैं कीमत दे रहा था। ये अच्छी खबर थी कि बीतू का जख्म तेजी से भर रहा था। अब कोई इमरजेंसी होती तो हम कल भी यहाँ से जा सकते थे, वरना मेरा इरादा परसों तक निकलने का था। उस शाम भी मौसम अबर आलूद था। 9 बजते ही बारिश शुरू हो गई। आज गुज़िश्ता रोज की निस्बत बारिश तेज थी, बादल भी गरज रहे थे। 8 बजे खाना और चाय के बाद सब ऊँघ रहे थे। सीता ने हमें रात का खाना अंदर वाले दरवाजे से फराहम किया था। वहीं से ट्रॉली लाई और बर्तन वापस ले गई। सीता ने कहा कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसी दरवाजे पर नॉक करके मांग लिया करें। वो मुआवजा ले रही थी मगर उसे पूरी तरह हलाल भी कर रही थी। खाना बहुत अच्छा होता था। चाय और कॉफ़ी दोनों लाजवाब बनाती थी। दोपहर में मीठा भी बेहतरीन था। वो यकीनन बहुत मेहनत से खाना बनाती थी। बर्तन आला दर्जे के और साफ सुथरे होते थे। हमें यहाँ होटल से ज़्यादा आराम था। मुसलसल आराम, बेहतरीन इलाज और खुराक से बीतू की तवानाई भी बहाल हो गई थी। उसने शाम से दायां हाथ हिलाने और उससे काम लेने की कोशिश शुरू कर दी। मैंने उसे भारी चीज़ें उठाने से मना किया था, वरना वो शायद ये काम भी शुरू कर देता। मैगजीन निकालकर वो खाली पिस्तौल से मशक कर रहा था और जानबूझकर राज को डरा रहा था। वो उसकी तरफ पिस्तौल करके ट्रिगर दबाता तो उसकी जान पर बनाती। 10 बजे मैं बाहर आया और आइकन की जीप में कस्बे के ग्राउंड लगा कर आया। इस दौरान में बारिश जारी थी मगर लैंड क्रूजर के बेहतरीन टायर सड़क पर ग्रिप कर रहे थे और मुझे हल्की रफ्तार से कोई मुश्किल पेश नहीं आई। जीप का टैंक 2 तिहाई भरा हुआ था और पीछे भी एक 10 लीटर का कैन रखा था। मैं वापस आया तो किसी कदर भीग गया था। बीतू फिक्रमंद था। कहाँ गया था? जीप लेकर निकला था। क्यों, क्या हुआ? शोभी, अभी अंदर से थोड़ा आवाज आया जैसे कुछ गिरा हो, फिर बच्चा भी चिल्लाया था। हो सकता है बच्चे को चोट लगी हो। नहीं शोभी, उसके बाद बिल्कुल खामोशी है। बच्चा रोता तो या सीता देवी कुछ कहता, पर ऐसा लग रहा है सब सो गया है। मेरा सीता के मामलात में दखल अंदाजी का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अगर उसके घर में कुछ हुआ था और बात पुलिस तक जाती तो हम भी उसकी लपेट में आ सकते थे। पुलिस के हाथ ना भी आते तब भी हमें भागना पड़ता और उसके बाद सुकून खत्म हो जाता। बीतू का शक नजरअंदाज करने के काबिल नहीं था। मैंने दरमियानी दरवाजा चेक किया तो वो अंदर से बंद था। बीतू, दरवाजा तो अंदर से बंद है। वो चौंक गया। सीता देवी ने दरवाजा खोला छोड़ा था, ये बंद किसने किया? इसका मुमकिन जवाब यह था कि अंदर आने वाले या वालों ने यह दरवाजा बंद कर दिया था ताकि हमारी तरफ से मदाखलत का खदशा ना रहे। तुम यहीं रुको और होशियार रहो,